हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो ये आज हमारी लास्ट क्लास होने वाली है हिंदू मैरिज एक्ट की। एंड एज आई हैड प्रॉमिस्ड यू इन द लास्ट क्लास कि हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले केस लॉ के साथ, जो है अब्राहम वर्सेस अब्राहम के बारे में। अब इस केस में क्या हुआ था? इस केस में ये कहा गया था कि अगर कोई भी हिंदू क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होता है, अगर कोई भी हिंदू क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होता है तो उस पर्सन के पास कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होती है कि वो उस पर्सनल लॉ को, फॉर्मर पर्सनल लॉ को बाउंड हो फॉलो करने के लिए। इफ अ हिंदू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी डाइज इंटरस्टेट, ठीक है, अब वो क्या हो गया? इंटरस्टेट। अगर उसकी डेथ हो गई है तो सक्सेशन टू हिज प्रॉपर्टी विल बी गवर्न्ड बाय द इंडियन सक्सेशन एक्ट। ठीक है, अब ये क्या होता है? इंटरस्टेट। इंटरस्टेट सक्सेशन होता है when a person dies without writing a will। क्लियर? क्लियर? हिंदू और मुस्लिम कन्वर्ट, अब अगर कुछ ऐसा हो कि कोई हिंदू या फिर मुस्लिम कन्वर्ट हो रहा है किसमें? क्रिश्चियनिटी में, तो ऑब्वियस बात है कि वो अपने पर्सनल लॉज को रिटेन नहीं कर सकता है। ऊपर एक पॉइंट हमने क्या देख लिया कि उसके ऊपर जिस पर्सन ने अपना रिलीजन चेंज करा है उसके लिए ऑब्लिगेटरी नहीं है अपने पर्सनल लॉज को फॉलो करना। नीचे एक और चीज को क्लेरिफाई करा गया है कि अगर कोई भी हिंदू या मुस्लिम कन्वर्ट होता है क्रिश्चियनिटी में तो ऐसा नहीं है कि कुछ पार्ट ऑफ द चीजें जो उसके फॉर्मर रिलीजन की है वो उसको फॉलो करे। ऐसा नहीं कर सकता है वो। अगर उसने अपना धर्म चेंज कर लिया है तो वो पूरा पूरा फ्री हो जाता है अपने रिलीजियस लॉज से, पर्सनल लॉज से। किन चीजों से रिलेटेड? स्पेशली पॉलीगैमी। ठीक है, वो ऐसा नहीं कर सकता है कि वो ये कहे कि ऑल्दो मैंने अपना धर्म चेंज कर लिया है पर सिंस मुस्लिम लॉ पॉलीगैमी को अलाउ करता है तो मैं क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के बाद भी पॉलीगैमी को फॉलो करूंगा क्योंकि मेरा जो पुराना रिलीजन था वो मेरे को अलाउ करता था। एंड इफ आफ्टर कन्वर्जन ही टेक्स अनदर वाइफ द सेकेंड मैरिज विल बी वॉइड। और अगर वो दूसरी शादी करता है कन्वर्जन करने के बाद और जो उसका नया रिलीजन है जो उसको वो फॉलो कर रहा है और वहां पे अगर पॉलीगैमी अलाउड नहीं है तो वो मैरिज क्या होगी? वो मैरिज वॉइड मैरिज होगी। However, his conversion will not invalidate his former marriage। बस ऐसा नहीं है कि जो उसकी पहली शादी हुई है उस पे कोई अफेक्ट पड़ेगा, नहीं, वो मैरिज अभी भी वैलिड मैरिज मानी जाएगी। इफ बिफोर कन्वर्जन ही हैड टू वाइफ्स, अब अगर किसी मुस्लिम की ऑलरेडी दो वाइफ्स थी इससे पहले कि उसने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं किया था, तो जो उसकी वो दोनों वाइफ्स हैं वो उसकी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाने के बाद भी जो उसकी दो वाइफ्स हैं वो क्या मानी जाएंगी? उसकी लॉफुल लीगल वाइफ मानी जाएंगी। क्लियर? अब ये बात कहाँ पे लिखी है तो एक रिवीजन मार लेते हैं। ये कन्वर्जन से रिलेटेड और क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, इस सब से रिलेटेड जो बात लिखी गई है वो लिखी गई है सेक्शन 2 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट की। हिंदू कौन कौन होंगे? हिंदू वो सारे पर्सन्स होंगे जो कि विराशवा, लिंगायत, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाजी हैं। साथ ही साथ हिंदू की डेफिनेशन के अंदर बुद्धिस्ट, जैन, सिख जो होते हैं वो भी हिंदू की डेफिनेशन में आते हैं। हर कोई पर्सन को हिंदू माना जाएगा एक्सेप्ट मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू बाय रिलीजन। यही पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट केस है यमुनाबाई अनंतराव आधव वर्सेस अनंतराव शिवाराम आधव। अब इस केस में क्या हुआ था? तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था
कि अगर कोई भी पहली कंडीशन जो सेक्शन 5 की दी गई है, क्या है सेक्शन 5 की पहली कंडीशन? बाइगमी के बारे में, ठीक है। द मैरिज इज रेंडर्ड नल एंड वॉइड अंडर सेक्शन 11(1) ऑफ द सेड एक्ट। अगर कोई जो सेक्शन 5 की पहली कंडीशन है जो बाइगमी को रोकती है, और अगर किसी ने उसका उल्लंघन करते हुए शादी करी है दूसरी, तो वो शादी क्या मानी जाएगी? वो शादी वॉइड मानी जाएगी सेक्शन 11 के अंदर। एंड सिंस इट इज, the wife cannot claim under section 125 CRPC, now section 144 of the Bharatiya न्याय सुरक्षा संहिता, ठीक है। क्या मतलब हुआ? अब जब वो शादी, सेकेंड मैरिज क्या है? सेकेंड मैरिज अगर वॉइड है तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ? सेकेंड वाइफ हैज नो राइट ऑफ मेंटेनेंस, ठीक है। किसके अंदर? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर, ठीक है, सेक्शन 125 के अंदर ऑफ द सीआरपीसी और सेक्शन 144 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। इन केस ऑफ अ बाइगमस मैरिज, द सेकेंड वाइफ हैज नो स्टेटस ऑफ वाइफ, एज द सेकेंड मैरिज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फर्स्ट वाइफ विल बी नल एंड वॉइड। हमने क्या कहा है? अगर कोई हस्बैंड दूसरी शादी करना चाहता है हिंदू लॉ के अंदर, तो वो जरूर कर सकता है, बशर्त है कि उसकी जो पहली मैरिज है वो डिसॉल्व हो जानी चाहिए। मतलब कि या तो डेथ हो जानी चाहिए वाइफ की, या फिर उससे डाइवोर्स हो जाना चाहिए। और अगर इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं हुई है, तो ये माना जाता है कि वो ही उनकी पहली वाइफ है, उन्हीं के पास सारा राइट होगा मेंटेनेंस का, प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट्स होंगे। और सेकेंड वाइफ जो है, सिंस वो मैरिज नल एंड वॉइड है, तो उनके पास कोई राइट नहीं अराइज होगा कि वो मेंटेनेंस क्लेम कर सके, ठीक है। नेक्स्ट केस में आ जाते हैं सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के। सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये कहता है कि जस्ट बिकॉज आपने अपना धर्म चेंज कर लिया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि शादी भी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गई है ऑफ अ स्पाउस टू अनदर रिलीजन। देयरफॉर द सेकंड रिलीजन ऑफ अ हिंदू अपोस्टेट टू इस्लाम ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस ऑफ हिज मैरिज विद दिस वाइफ इज अ वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ 1955। अगर कोई अपने धर्म को चेंज करता है और दूसरी शादी करता है, और वो धर्म में को इसलिए चेंज कर रहा है ताकि वो दूसरी शादी कर सके, तो उस केस में जो वो दूसरी शादी करेगा वो क्या होगा? वो माना जाएगा कि एचएमए के प्रोविजंस का आपने उल्लंघन करा है। आप फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग सेकेंड मैरिज कैन नॉट चेंज योर रिलीजन, दैट इज नोन एज अपोस्टेसी। इट वॉज हेल्ड दैट द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस रिक्वायर्ड दैट देयर शुड बी हार्मनी बिटवीन द टू सिस्टम्स ऑफ लॉ। दोनों सिस्टम्स के बीच में हार्मनी होनी चाहिए, एंड दैट ईच शुड ऑपरेट विद इन ओट्स एम्बिट, ठीक है, अपने दायरे के अंदर फंक्शन करना चाहिए। एंड फॉर द पर्पस ऑफ इवेडिंग हिज ऑब्लिगेशंस अंडर पर्सनल लॉ, अ हिंदू कैन नॉट गेट शेल्टर ऑफ मुस्लिम लॉ बाय चेंजिंग द रिलीजन, ठीक है। ये नहीं है कि जस्ट बिकॉज आप अपने खुद के कोई पर्सनल लॉ को फॉलो नहीं करना चाहते हो, क्योंकि अगर वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगी है, तो उन रिस्ट्रिक्शंस को ओवरकम करने के लिए यू कांट डू अपोस्टेसी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं श्रीमती नौमी वर्सेस नरोत्तम के केस में। तो इस केस में ये कहा गया था कि अगर कोई भी मैरिज होती है, किसके वायलेशन में? सेक्शन 5(3) के वायलेशन में। और ये किससे रिलेटेड है? एज ऑफ पार्टी से रिलेटेड है। तो उस केस में वो जो मैरिज हुई है, अगर किसी लड़की की जो शादी हुई है वो 18 साल से कम में हुई है, या फिर बॉय की जो शादी हुई है वो 21 साल से कम हुई है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस मैरिज का जो स्टेटस है वो वॉइड का होगा, पर ये माना जाएगा कि उन्होंने क्या करा है? उन्होंने वायलेशन करा है सेक्शन 18A ऑफ द एचएमए का। अब सेक्शन 18A क्या था, तो हम एक बार देख लेते हैं।
अगर कोई भी सेक्शन 5 की क्लॉज 3 का उल्लंघन करता है जो कि एज से रिलेटेड है, तो उस केस में रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिलेगा 2 साल तक का, या फिर एक फाइन लग सकता है विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज, या फिर बोथ। ठीक है, तो मतलब हम लोग क्या है, अगर एज से कम में शादी करवा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो एक वैलिड मैरिज नहीं मानी जाएगी और वो एक वॉइड मैरिज मानी जाएगी, नहीं। पर ऐसा करना क्या लीड कर सकता है, इट कैन लीड टू अ पनिशेबल ऑफेंस, और ये दिया गया है सेक्शन 18 के अंदर, जहां पे कहा है कि अगर कोई भी अंडर एज शादी करवाता है तो उस केस में रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 years या फिर 1 लाख रुपए तक का फाइन, या फिर दोनों चीजें लग सकती हैं। नेक्स्ट आते हैं पी वेंकटा रमा वर्सेस स्टेट। अब इस केस में ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ये कहा था कि अगर कोई भी मैरिज सॉलेमनाइज होती है सेक्शन 5(3) की वायलेशन से, तो ना ही वो वॉइड है और ना ही वो वॉइडेबल है, बस वो क्या होगा, ये माना जाएगा कि सेक्शन 18 का क्या करा गया है, उल्लंघन करा गया है। नेक्स्ट केस आता है मोहिंदर कौर वर्सेस मेजर सिंह का, AIR 1972, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। इसमें भी ये कहा है अ मैरिज इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन 5(3) डज नॉट रेंडर द मैरिज नल एंड वॉइड। ठीक है, कभी कभी केसेस को भी अरेंज करने के लिए दे देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ जजमेंट। नेक्स्ट केस आता है भाऊराव शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। तो इस केस में ये कहा है कि हम लोग जब हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ते हैं तो वहां पे हम देखते हैं मैरिज सॉलेमनाइज्ड बिटवीन टू हिंदूज, देखते हैं कि कहाँ पे ये सॉलेमनाइज वर्ड यूज करा गया है। ये देखिए, सेक्शन 7 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो बात करता है सेरेमनीज ऑफ मैरिज के बारे में, और वहां पे वर्ड ये यूज करा है सोlemnized। अ हिंदू मैरिज में बी solemnized in accordance with the customary rites and ceremonies of either party thereto। मतलब हस्बैंड या फिर वाइफ में से जिसकी भी कोई भी मैरिज की सेरेमनीज हैं, कस्टमरी राइट्स हैं, वो उनको फॉलो कर सकते हैं ताकि वो एक मैरिज को, लॉफुल मैरिज को कॉन्स्टिट्यूट कर सके। तो मैरिज का क्या होना जरूरी है, सोलमनाइज होना जरूरी है अकॉर्डिंग टू द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ द आइदर पार्टी। तो यहाँ पे समझाया गया है इस केस में कि सोलमनाइज वर्ड एक्चुअली क्या डिनोट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है। देखते हैं, इस केस में ये कहा गया कि solemnized means मैरिज सेलिब्रेटेड। जस्ट solemnize करना कि हाँ हम लोगों की शादी हुई है, तो क्या मतलब होता है solemnize का? solemnize का मतलब होता है कि एक शादी जहाँ पे प्रॉपर सेरेमनीज हुई है, सही तरीके से हुई है, एंड इट फॉलोज दैट अनलेस द मैरिज इज सेलिब्रेटेड एंड परफॉर्म्ड। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी सेरेमनीज कर दी हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। ये मेक श्योर करना है कि आप अगर शादी कर रहे हैं तो आप प्रॉपर सेरेमनीज को कर रहे हैं, साथ ही साथ जिस तरीके से वो सेरेमनीज होती है वो आपने उसी तरीके से करी है। और जब तक कि आपने उस मैरिज को उस तरीके से, उस सेरेमनीज को पूरा करके नहीं किया है या फिर उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया है, तो ये नहीं माना जाएगा कि वो मैरिज सही तरीके से सोलमनाइज हुई है। ये कह देना कि हमने फॉलो करा है बट एक्चुअल में अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है तो ये माना जाएगा कि वो शादी नहीं हुई है। मतलब कस्टमरी राइट्स और प्रैक्टिसेस जो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे हमने ये देखा कि कस्टमरी राइट्स और सेरेमनीज का होना जो जरूरी है, तो ये मतलब है कि उनको सही तरीके से होना है और पूरा का पूरा करना है जैसे वो सेरेमनीज एक्चुअल में बताती हैं, तभी ये माना जाएगा कि वो एक वैलिड मैरिज हुई है दो हिंदूज के बीच में।
नेक्स्ट आते हैं सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार के केस में। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ऑल इंडियन सिटीजन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन शुड हैव देयर मैरिजेस कंपल्सरी रजिस्टर्ड इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स, अपनी जहाँ पे भी वो शादी कर रहे हैं, वेयर द मैरिज वाज सॉलमनाइज्ड। ये क्यों करा गया था? अब रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस के बारे में कहाँ प्रोवाइड करा गया है? सेक्शन 8 ऑफ द HMA के अंदर प्रोवाइड करा गया है। क्या कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ये डिस्क्रिशन है कि वो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या बना सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं कि उनको कंपल्सरीली अपनी मैरिज को रजिस्टर करवाना है। तो ठीक है, और ये क्या हो सकता है? होल स्टेट के लिए, या फिर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो पार्ट ऑफ द स्टेट के लिए भी कंपलसरी कर सकता है मैरिज को रजिस्टर करवाने का। तो ये कंपल्शन क्यों करा गया है? ये इस वजह से करा है ताकि जो मैरिटल रिलेशंस हैं वो स्ट्रेंथन हो सके, इश्यूज जैसे कि चाइल्ड मैरिज, बाइगमी को रोका जा सके, और साथ ही साथ विमेन को जो भी उसके लीगल राइट्स हैं उनका डिनायल ना हो। ठीक है, नेक्स्ट केस में आते हैं उमा शंकर वर्सेस राधा देवी। इस केस में पटना हाई कोर्ट ने ये कहा that the first wife could obtain perpetual injunction, forever injunction लगवा सकती है अपने हस्बैंड के ऊपर ताकि वो दूसरी शादी ना कर सके। किसके तहत? सेक्शन 9 ऑफ द CPC 1908 एंड सेक्शन 54 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। नेक्स्ट केस में आते हैं जो कि है टी सरिता वर्सेस टी वेंकटा सुभैया। तो इस केस में क्या हुआ है? इस केस में बात करी गई है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की फॉर द फोर्स इंडिविजुअल इनटू अनवांटेड कोहैबिटेशन। अब ये कहाँ पे था? ये था आपका सेक्शन 9 ऑफ द HMA के अंदर। इस केस में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ये रूल करा था सरिता के फेवर में, ये कहा कि सेक्शन 9 जो है HMA का ये क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस केस में क्या कहा गया कि सेक्शन 9 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, that it is authorized to court authorizes a court to enforce cohabitation between unwilling spouses। ये कहा गया कि कोर्ट उल्लंघन कर रहा है किसके बीच में? हस्बैंड और वाइफ के बीच में। वो बता रहा है, कंपल्शन क्रिएट कर रहा है उनके बीच में कि साथ में आके रहो, जबकि वो साथ में नहीं रहना चाहता है या चाहती है। द कोर्ट हेल्ड दैट सच एन ऑर्डर वुड इन्फ्रिंज अपॉन द spouse's right to privacy and bodily autonomy। बेसिकली आर्टिकल 21 का वायलेशन है। क्या कहा गया? सेक्शन 9 के लिए। ठीक है, पर इस केस को क्या कर दिया गया था? ओवर रूल कर दिया गया था। कौन से केस में? सरोज रानी के केस में। और एक चीज और रिवाइज करा दूं, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स जो है वो किसके द्वारा किया जा सकता है? आइदर बाय द हस्बैंड और द वाइफ फाइल करा जा सकता है। किस पर्पस के लिए? कि वो आके साथ में रहें। ठीक है, और ये कब करवाया जाता है? जब अनरीजनेबली हस्बैंड या वाइफ ने क्या कर रखा है? उसको छोड़ के जा रखा है। ठीक है, ओके आगे देखते हैं सरोज रानी के केस में क्या कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सेक्शन 9 जो है वो बिल्कुल सही है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। ये इस जजमेंट जो है ये इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि इट चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ दिस प्रोविजन, जो कि अलाउ करता है एक स्पाउस को कि वो एक कोर्ट ऑर्डर रिसीव कर सके अपने अदर स्पाउस के लिए, ताकि वो क्या कर सके? कोहैबिटेशन कर सके। ये क्या कर रहा है ये सेक्शन? ये सेक्शन जो है शादी का जो पवित्र बंधन होता है फॉर अ लाइफ टाइम, इसको डिसरप्ट होने से बचाता है। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 9 ऑफ द HMA। ठीक है, इस वजह से क्या करा गया था? इसको कह दिया गया था, जो ऊपर केस था टी सरिता वाला, उसको क्या कर दिया गया था? उसको ओवर रूल कर दिया गया था सरोज रानी के केस में। क्लियर? नेक्स्ट केस में आते हैं रामेश्वरी देवी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब इस केस में क्या कहा गया कि अगर कोई
वॉइडेबल मैरिज कहाँ पे है? सेक्शन 12 में है। इज एनल्ड, ऑब्वियस बात है कि सिर्फ अपने आप से कह देना कि हमारे साथ फोर्स हुआ था या फ्रॉड हुआ था, कोई ऐसा चीज हुई है, और उस बेसिस पे शादी को अगर आप क्या करवा रहे हैं, अगर आप शादी को कह रहे हैं कि मुझे वॉइड डिक्लेयर कराना है, तो इतना क्या है ना, काफी नहीं है, बल्कि उसको एनल करवाना भी जरूरी है। तो उस जो डिक्री का इफेक्ट होगा, उसका एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, और वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कब से आएगा? जिस दिन से वो शादी हुई थी, ठीक है। और ये शादी मानी जाएगी कि वो वॉइड है सारे के सारे पर्पसेस के लिए, किस दिन से? जिस दिन से वो शादी में आए थे। और ये माना जाता है कि पार्टीज जो थे, स्पाउसेस जो थे, हस्बैंड और वाइफ जो थे, वो कभी भी हस्बैंड और वाइफ नहीं थे, एंड चिल्ड्रन आर डीम्ड टू हैव बीन इलेजिटिमेट। क्लियर हो गया? Subject to section 16, which lays down that the children of annulled, voidable and void marriages are legitimate children. Section 16 में हमने क्या बात करी है? legitimacy of children के बारे में बात करी गई है, जहाँ पे कि ये कहा गया है कि भले ही बच्चे void या voidable relation से पैदा हुए हैं, तो वो legitimate बच्चे ही माने जाएंगे, पर प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं उनको, वो उनके सिर्फ माता पिता के मिलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट केस में आते हैं, जो कि है दिग्विजय सिंह वर्सेस प्रताप कुमारी। इस केस में क्या करा गया है? सुप्रीम कोर्ट ने इम्पोटेंसी वर्ड को क्या करा है? इंटरप्रेट करा है, और ये कहा है कि इम्पोटेंसी एक फिजिकल या फिर मेंटल कंडीशन होती है, जिसकी वजह से ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि एक मैरिज में क्या हो सके? कॉन्ज्यूमेशन हो सके, ठीक है। और इम्पोटेंसी क्या है? कहाँ पे मेंशन करा गया है इम्पोटेंसी के बारे में? कोई बताएगा कमेंट सेक्शन में? इम्पोटेंसी सेक्शन 12(1)(a) के अंदर दिया गया है। उसके बाद ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं आगे आपका रसेल वर्सेस रसेल में। ये क्या है? इस केस में क्रूअल्टी के बारे में बताया गया है कि क्रूअल्टी क्या होती है। क्रूअल्टी ब्रूटल और सटल हो सकती है, फिजिकल या फिर मेंटल हो सकती है। जरूरी नहीं है कि क्रूअल्टी के लिए आपको कोई एक्ट करना भी जरूरी है। ऐसा भी हो सकता है कि वो बाय वर्ड्स या जेस्चर्स या फिर में साइलेंस आल्सो अमाउंट्स टू क्रूअल्टी। क्रूअल्टी एक कंडक्ट होता है, एक ऐसे नेचर का जिसकी वजह से डेंजर कॉज हो जाता है स्पाउस की, कोई भी हो, हस्बैंड या वाइफ हो, किसी की लाइफ, लिम्ब या हेल्थ पे, या फिर एक रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर, ठीक है। ये भी कहाँ पे दिया गया है? सेक्शन 13 में ग्राउंड दिया गया है डिवोर्स का। नेक्स्ट आते हैं शोभा रानी वर्सेस मधुकर रेड्डी के केस में। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि क्रूअल्टी में अनइंटेंशनल क्रूअल्टी भी आती है, जैसे कि रेपिटेटेड डिमांड फॉर डाउरी बाय द हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स। तो ये भी क्या है? ये भी क्रूअल्टी का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट केस है दास्ताने वर्सेस दास्तानी का, जिसमें कि ये कहा गया था थ्रेट ऑफ द वाइफ टू पुट एन एंड टू हर ओन लाइफ। अगर वाइफ धमकी देती है अपने हस्बैंड को कि वो अपनी जान ले लेगी, ठीक है, टू सेट हर हाउस ऑन फायर, एंड परसिस्टेंट अब्यूज हस्बैंड क्या कर रही है? या फिर ये कह रही है कि मैं आग लगा दूंगी, या फिर हस्बैंड को क्या कर रही है? रेपिटेडली, परसिस्टेंटली क्या कर रही है? अब्यूज कर रही है, इंसल्ट कर रही है उसके फादर को। तो ये भी क्या है? विमेन का एक्ट क्रूअल्टी के अंदर आता है। नेक्स्ट केस जो है वो है नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली का। इस केस में कोर्ट ने एग्जामिन करा जो ये कॉन्सेप्ट है मेंटल क्रूअल्टी का इन मैट्रिमोनियल केसेस। मेंटल क्रूअल्टी जो सेक्शन 13(1)(a) के अंदर दिया गया है, ये एक ऐसा कंडक्ट होता है जो दूसरी पार्टी के दिमाग में कोई मेंटल पेन या फिर सफरिंग कॉज करवाता है, जिसकी वजह से जो स्पाउस है उसका पॉसिबल ही नहीं है अपने ऑपोजिट स्पाउस के साथ रहना, ठीक है। नेक्स्ट केस है बेकर वर्सेस बेकर का। तो
ये कहा गया कि अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस अराइज करती हैं, देयर मे बी डिजर्शन इवन इफ द हस्बैंड एंड वाइफ आर लिविंग इन द सेम ड्वेलिंग प्लेस। अब हमने क्या कर रखा है, हमने पढ़ रखा है कि डिजर्शन अगर कर रखा है और 2 साल से ज्यादा हो गए हैं तो वो डिवोर्स का ग्राउंड बन सकता है। तो ये नहीं है कि उनका अलग अलग रहना ही जरूरी है, अगर वो एक ही घर के अंदर रह रहे हैं और तभी भी डिजर्शन हो रखा है, अबैंडनमेंट कर रखा है एक स्पाउस ने दूसरे का, तो कोर्ट इस कंक्लूजन में आ सकती है कि उनका क्या है, उनका सेपरेट हाउस होल्ड है, वो अलग अलग रह रहे हैं एंड इट कैन बिकम अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। नेक्स्ट केस जो है वो है सावित्री पांडे वर्सेस प्रेमचंद्र पांडे। इस केस में कहा गया कि जो डिजर्शन है फॉर द पर्पस ऑफ सीकिंग डिवोर्स अंडर द एक्ट मींस इंटेंशनल। देखो एक क्या है कि 7 साल से उसका अता पता नहीं लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी सर्कमस्टांस हो सकती है, इंटेंशनल भी और अनइंटेंशनल भी। पर डिजर्शन क्या होता है, डिजर्शन जानबूझ के किया जाता है, परमानेंट फोरसेकिंग एंड अबैंडनमेंट ऑफ वन स्पाउस, एक स्पाउस ने दूसरे स्पाउस को छोड़ रखा है बिना उसकी मर्जी के और बिना कोई रीजनेबल ग्राउंड या कॉज दिए कि क्यों मैं अलग रह रहा हूं, ठीक है। तो डिजर्शन का मतलब यहाँ पे और क्लियर बताया गया कि डिजर्शन क्या होता है, विड्रॉ कर देना अपनी मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन से, ठीक है। और शादी इसीलिए करी जाती है कि दोनों पार्टीज क्या करें, अपनी मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस को फॉर अ लाइफ टाइम क्या करें, पूरा करें। दैट इज नॉट परमिटिंग और अलाउइंग एंड फैसिलिटेटिंग द कोहैबिटेशन बिटवीन द पार्टीज। और डिजर्शन करने से क्या होता है, वो लोग साथ में नहीं रहते हैं। डिजर्शन अपने आप में कोई सिंगल एक्ट नहीं है, इज नॉट अ सिंगल एक्ट कंप्लीट इन इटसेल्फ। ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूस कोर्स ऑफ कंडक्ट है कि वो अलग रहते हुए आ ही रहे हैं। एक सिंगल एक्ट जो है वो डिजर्शन नहीं कॉन्स्टिट्यूट करवाता है। डिजर्शन अगर आपको कॉन्स्टिट्यूट करवाना है एक डाइवोर्स के ग्राउंड के लिए, तो जरूरी ये है दैट दे आर कॉन्टिन्यूअसली एक्टिंग इन सच अ वे जिससे कि ये साबित हो रहा है कि हाँ, दोनों में से किसी ने अपनी मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने से फेल हो चुके हैं, ठीक है। और अलग अलग केसेस में डिजर्शन का अलग अलग मतलब हो सकता है, अलग अलग कंडक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से कोर्ट फाइनल कंक्लूजन पे ये पहुंचे कि कहीं पे डिवोर्स ग्रांट भी कर दे इस ग्राउंड पे और कभी रिजेक्ट भी कर दे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सावित्री पांडे वर्सेस प्रेमचंद्र पांडे। अब इस केस में क्या कहा गया कि आप अगर डिजर्शन इसलिए कर रहे हो कि आप डाइवोर्स ले सको इस एक्ट के तहत, तो इसका क्या मतलब है कि जानबूझ के परमानेंट, अच्छा ये हो गया, सॉरी। नेक्स्ट केस में आते हैं इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। ये कहा गया है कि अगर कोई भी लड़की 18 साल से कम की है और अगर उसके हस्बैंड ने जबरदस्ती उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करा है तो उसके लिए हस्बैंड गिल्टी होगा रेप के लिए, ठीक है। वेयर द वाइफ इज बिलो दिस एज शी कैन पिटिशन फॉर डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड दैट हर हस्बैंड रेप्ड हर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कृष्ण मूर्ति वर्सेस श्याम थकामी केस में। इस केस में ये कहा गया कि अगर किसी हस्बैंड ने बिना किसी कारण छोड़ रखा है, रीजनेबल एक्सक्यूज दे रहा है, कोई ये कह रहा है कि मेरे पास वैलिड ग्राउंड है कि क्यों मैं अलग रह रहा हूं, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आएगा, उसी पर्सन के ऊपर आएगा जिसने विड्रॉ कर रखा है सोसाइटी से। और ये प्रोवाइड करा गया है एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 9, ठीक है। हीराचंद वर्सेस श्रीनिवास मांगोकर केस में ये कहा गया है कि जब भी बिफोर ग्रांटिंग द प्रेयर टू परमानेंटली स्नैप द रिलेशनशिप, शादी को खत्म कर देने से पहले कोर्ट किस चीज का ध्यान रखेगा, कोर्ट को पूरी की पूरी कोशिश करनी है कि उनके रिलेशन के बीच में जो सैंक्टिटी है वो बनी रहे, पूरी कोशिश करेगा कि वो शादी बचे, ठीक है, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके बच्चों के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी, वरना ये जो ट्रेंड होगा वो कॉमन होता जाएगा। इट वुड बी hazardous to lay down a general principle of universal application. Clear?
नेक्स्ट आते हैं बिपिन चंद्र वर्सेस प्रभावती के केस में। इसमें ये कहा गया कि अगर डिजर्शन कॉन्स्टिट्यूट करना है तो जरूरी ये है कि क्या हो, कोहैबिटेशन जो है पार्टीज के बीच में वो ना हो, without cause thereof and consent thereto with an intention to abandon is willfully persisted। ठीक है, जानबूझ के वो ये कर रहा है। ठीक है, इन स्पेस ऑफ द स्टैट्यूटरी पीरियड कितना दिया गया है, 2 years दिया गया है। ठीक है, जरूरी क्या है कि दो टाइप की चीजें होती हैं, एक होता है डिजर्शन जहां वो अलग रह रहे हैं, और एक क्या होता है, डिजर्शन विदाउट सेपरेशन, मतलब एक ही छत के अंदर रह रहे हैं। तो चाहे दोनों में से कोई भी चीज हुई हो, जरूरी ये है कि continued separation of husband and wife which may be consistent with no intention to willfully desert। अगर वो अपनी नौकरियों की वजह से अलग अलग रह रहे हैं, उनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि वो शादी एंड हो, तो फिर भले ही वो दूर भी रह रहे हैं तो ये नहीं ग्राउंड बनेगा डाइवोर्स देने का, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसकी कोई भी ऐसी इंटेंशन नहीं है कि शादी एंड हो इस ग्राउंड पे। ठीक है, नेक्स्ट केस आता है सुरेष्ठा देवी वर्सेस ओम प्रकाश का। इस केस में ये कहा गया है द पीरियड ऑफ लिविंग सेपरेटली फॉर 1 year मस्ट बी इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ पिटिशन। अगर हम क्या कर रहे हैं, डिवोर्स ले रहे हैं, और हमको क्या कहा गया है कि 1 साल का टाइम पीरियड लेना है, तो वो 1 साल का टाइम पीरियड कब से कैलकुलेट होगा, जिस दिन से पिटिशन डाली है उससे ठीक 1 साल पहले से अलग रह रहे हैं। मतलब क्या है, लिविंग सेपरेटली, मतलब क्या हुआ कि दे आर नॉट लिविंग टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ। इट हैज नो रेफरेंस टू द प्लेस ऑफ लिविंग, इसका कोई प्लेस ऑफ लिविंग से लेना देना नहीं है। द पार्टीज में लिव अंडर द सेम रूफ एंड येट मे नॉट बी लिविंग एज हस्बैंड एंड वाइफ। जरूरी नहीं है अलग अलग रहना है, हो सकता है एक ही छत के अंदर रह रहे हैं पर एज हस्बैंड एंड वाइफ नहीं रह रहे हैं, उनका कोई इच्छा नहीं है कि वो अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस को क्या करें, परफॉर्म करें। ठीक है, साथ ही साथ ये कहा गया है कि जो ये 6 महीने से लेके 18 महीने तक का टाइम पीरियड दिया गया है, 6 महीने से लेके 18 महीने तक का कौन सा टाइम पीरियड दिया गया था, सेक्शन 13B के अंदर दिया गया था। उसमें ये कहा गया था कि 6 महीने से पहले केस को खत्म नहीं करा जाएगा और 18 महीने से ज्यादा इसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, ताकि ये टाइम पीरियड क्यों दिया गया है, ताकि उनको एक रीजनेबल टाइम और अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल जाए, ताकि वो ये डिसाइड कर सके, अपने रिलेटिव्स वगैरह से, अपने फ्रेंड्स वगैरह से इस बारे में बात कर सके। ठीक है, और ये जो म्यूचुअल कंसेंट है ना, ये उनकी म्यूचुअल कंसेंट आखिर तक बनी रहनी चाहिए, जब तक कि उनका फाइनल डिवोर्स नहीं हो जाता है। ये नहीं है कि जब एप्लीकेशन फाइल करी थी तो तब तो दोनों की म्यूचुअल कंसेंट थी, और जब तक केस अपने एंड में आ रहा था तब तक दोनों में से किसी एक ने पीछे कदम ले लिया है अपना कि नहीं, मैं अभी अपनी शादी को बचाना चाहता हूं या चाहती हूं। ठीक है, द कोर्ट शुड बी सेटिस्फाइड अबाउट द बोनाफाइड्स एंड द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। की क्या देखेगा कोर्ट, देखेगा कि दो इंटेंशन क्या है दोनों पार्टीज का। If there is no consent at the time of the inquiry, the court gets no jurisdiction to make a decree for divorce। अगर कोर्ट ये देखता है कि दोनों में से किसी एक की कंसेंट नहीं आई है, इंक्वायरी के दौरान ये देखता है, तो उस केस में कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो डाइवोर्स ग्रांट कर सके। इफ द कोर्ट इज हेल्ड टू हैव द पावर टू मेक अ डिक्री सोनली बेस्ड ऑन इनिशियल पिटिशन, अगर ऐसा कहा जाए कि कोर्ट में जब पिटिशन आया है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट लेने के लिए, फिर उस टाइम पे तो ये हो जाएगा म्यूचुअल, जो हम ये कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल डिवोर्स का, ये है ही किस लिए कि साथ में डिसाइड कर रहे हैं। तो इफ द कोर्ट इज हेल्ड टू हैव द पावर टू मेक अ डिक्री सोनली बेस्ड ऑन इनिशियल पिटिशन, तो जो म्यूचुअलिटी का कॉन्सेप्ट है वो तो खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि म्यूचुअल का मतलब है कि सिर्फ अभी नहीं, जब केस करा है एंड तक वो अपने इस डिसीजन पे टिके हुए हैं। There can be unilateral withdraw of consent। क्या हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक पार्टी जो है वो पीछे हट सकती है इस डाइवोर्स की पिटिशन से जो सेक्शन 13B के अंदर डाला गया है।
held that since consent of the wife was obtained by fraud, और अगर ऐसा हो कि कभी वाइफ की कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट में क्या है, दोनों पार्टीज की स्वेच्छा होनी चाहिए शादी को खत्म करने की, और अगर कोर्ट के सामने ये दिखता है कि दोनों में से किसी भी एक पार्टी की जो कंसेंट आई है वो फ्रॉड से आई है, और वाइफ वॉज नॉट विलिंग टू कंसेंट, वाइफ की कोई कंसेंट नहीं थी शादी को खत्म करने के लिए, तो उस केस में देयर कुड बी यूनिलैटरल विड्रॉल ऑफ कंसेंट। तो उस केस में वाइफ के पास पूरा पूरा राइट है कि वो अपनी कंसेंट को वापस ले सकती है, और कोर्ट के द्वारा कोई भी डाइवोर्स नहीं दिया जाएगा ऐसे में। क्लियर? तो ये थे हमारे कुछ लैंडमार्क केसेस हिंदू मैरिज एक्ट के। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मंडे को हिंदू सक्सेशन एक्ट के साथ। थैंक यू।